डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोजी शाह आपको अपनी लास्ट क्लास में मैं विस्थापन की समस्या के कारण क्या कौन कौन से हैं उस संबंध में बता रही थी, जिसके तहत मैंने आपको पहला कारण अच्छे से समझाया भी था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विस्थापन की समस्या के आपको अन्य कारण बताऊंगी और विस्थापन के दुष्प्रभाव क्या हैं उनके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विस्थापन की समस्या के कारण 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही पूरे विश्व में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में तेजी आने के साथ प्राकृतिक विस्थापन की जगह मानवीय विस्थापन की समस्या गंभीर रूप लेने लगी। आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भारत में देश के आर्थिक विकास के लिए जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई, उनके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों में विस्थापन की समस्या ने एक विकराल रूप ले लिया। ये सच है कि विकास कार्यक्रमों से देश को विभिन्न प्रकार के लाभ भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके साथ जनसंख्या में एक बड़े भाग का जीवन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ गया। ये याद रखने योग्य बात है। भारत में तेजी से होने वाली जनसंख्या वृद्धि के साथ विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की मांग भी बढ़ती जा रही है। नगरों और गांवों में बिजली, पानी, परिवहन, नागरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार व्यापक स्तर पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करे। विस्थापन की समस्या के कारण जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपनी लास्ट क्लास में आपके साथ इसे साझा किया था और उसके अंतर्गत मैंने आपको पहला कारण बता दिया था, बांधों और जलाशयों का निर्माण। ये पहला कारण मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आज हम औद्योगिक विकास समस्या का दूसरा कारण जो है वह औद्योगिक विकास है, उसके संबंध में जानेंगे। औद्योगिक विकास के लिए आज़ादी के बाद जिन सैकड़ों बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ, उसके फलस्वरूप होने वाले विस्थापन ने भी समाज के सामने चुनौतियां पैदा कर दी। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा के संबलपुर जिले के पादकमाल क्षेत्र में जब भारत एल्युमिनियम कंपनी द्वारा एक बड़े कारखाने की स्थापना की गई थी, तो वहाँ बहुत बड़े क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या आजीविका और निवास के लिए परेशान हो गई थी। ये क्षेत्र गंधमर्दन पर्वत के चारों ओर का वह क्षेत्र है जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियों के लिए प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, तथा यही जड़ी बूटियां आदिवासियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत रही हैं। सरकार द्वारा आदिवासियों को मुआवजे की राशि तो ज़रूर दी गई, लेकिन उनके लिए रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये केवल एक उदाहरण है जो मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार देश में छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर, जमशेदपुर में टाटा नगर तथा सिंदरी में खाद के कारखाने से भी विस्थापन की गंभीर समस्या पैदा हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खनिज पदार्थों का उपयोग करने के लिए स्थापित होने वाले अधिकांश जो कारखाने हैं, इसी तरह की दशाओं को पैदा करते हैं। बिजली के भारी संयंत्र, जो यंत्र बनाने वाले कारखाने हैं, या तेल शोधक यंत्र हैं, और कपड़ा और चीनी मिलें हैं, सीमेंट की और लोहे के कारखाने हैं, वो भी उनके लिए भी एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कारखानों के मालिक धीरे धीरे ग्रामीणों की ज़मीन को खरीदकर ऐसी दशाएं पैदा कर देते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होकर जाना पड़ता है और उन्हीं कारखानों में मजदूरी के रूप में काम करना आरंभ व बाद में कर देते हैं। सच तो ये है कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले प्रत्येक कारखाना ग्रामीण दस्तकारी में लगे हुए बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित और बेरोजगार कर देता है। ये सच है, कड़वा ज़रूर है, लेकिन ये सच है। अब मैं तीसरा कारण आपको बताने जा रही हूँ, वह है सड़कों का निर्माण। विकास से उत्पन्न विस्थापन का एक रूप नई सड़कों के निर्माण से भी संबंधित है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा सभी गांवों और नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में उपमार्गों का निर्माण किया गया। इस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 46.90 लाख किलोमीटर से भी अधिक है, जो स्वतंत्रता के समय
10 लाख 10 लाख किलोमीटर से भी कम थी। राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यों के राजमार्गों के लिए प्रतिवर्ष हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हम देखें तो केवल 10वीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित था। 60,000 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया था। अब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है तो 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए लगभग 30 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ है कि केवल 1000 किलोमीटर लंबे एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है तो उसके लिए 30,000 हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत होती है। इतनी भूमि का अधिग्रहण करने से जो परिवार विस्थापित होते हैं उनकी संख्या लगभग 15,000 से भी अधिक हो जाती है। सड़कों के निर्माण से विस्थापित होने वाले लोगों को पुनर्वास पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। उनको दोबारा उनका पुनर्वास करने पर भी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इससे अधिकांश लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। वर्तमान में परिवहन संचार जो साधन है उनका तीव्र गति से विकास हो रहा है और सभी मुख्य मार्गों पर नगरीय क्षेत्रों के बाहर बाईपास बनाने को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। इससे नगरीय क्षेत्रों में लगी हुई कृषि भूमि के मालिकों को भी अपनी कीमती भूमि से कई बार वंचित होना पड़ता है। आज़ादी के बाद भारत में रेल मार्गों की लंबाई में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि साधारणतः रेल मार्ग के दोनों ओर छोड़ी गई खाली भूमि की चौड़ाई 200 से 400 मीटर होती है। इसके फलस्वरूप नई रेल लाइनें बनाने में भी विस्थापन की समस्या बढ़ने लगी है। अब आपको मैं अगला कारण बताने जा रही हूँ, वह है नई वन नीति। परंपरागत रूप से भारत की विभिन्न जनजातियों का 70% हिस्सा जंगलों में निवास करता आया है। पर्वतीय भागों में रहने वाले लोगों का भी काफ़ी प्रतिशत पर्वतीय पर जंगली क्षेत्रों पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि सन 1990 तक भारत की लगभग 9 करोड़ आबादी जंगलों से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थों, जंगलों में जो पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे जड़ी बूटियाँ, शहद, सूखी लकड़ियाँ, पत्तों आदि के द्वारा अपना भरण पोषण ये जनजातियाँ करती रही हैं। अनेक जनजातियाँ जंगल में स्थित तालाबों और छोटी छोटी नदियों से मछली पकड़कर भी अपना जीवन यापन करती हैं। 1988 में भारत सरकार द्वारा एक नई वन नीति बनाई गई, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बनाई गई। तो विभिन्न समुदाय के लोगों को जंगल में पाए जाने वाले पदार्थों को एकत्रित करने से वंचित कर दिया गया। इस नीति में जो लोग घने जंगलों के अंदर झोंपड़ियां बनाकर रहते थे और उसी स्थान से हटाकर उन्हें सीमावर्ती खुले स्थानों में रहने के लिए बाध्य किया जाने लगा। अब क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जनजातीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वह विस्थापित हो गया। भारत में अनेक जनजातीय समुदाय स्थानांतरित खेती के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। नई वन नीति से ऐसी जनजातियाँ पूरी तरह से बेरोजगार हो गई और ये समस्या आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के जंगली क्षेत्रों में सबसे अधिक है। वास्तव में नई वन नीति का उद्देश्य वनों का संरक्षण करके देश के आर्थिक विकास में वनों के योगदान को बढ़ाना था, लेकिन इसके फलस्वरूप होने वाले विस्थापन की समस्या का अनुमान नहीं लगाया गया था। भारत में इस समय कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 11.48% हिस्से पर घने जंगल हैं, जबकि लगभग 8% क्षेत्र पर जंगल होने के बाद भी ये अपेक्षाकृत एक खुला हुआ क्षेत्र है। इतने बड़े क्षेत्रफल के विकास से संबंधित योजनाएं यदि गलत हो जाएं तो विस्थापन की समस्या बढ़ना स्वाभाविक है। नगरीय सुविधाओं का अभाव, नगरीय सुविधाओं में वृद्धि। भारत में जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है, नगरों में यातायात
की समस्या का समाधान करने और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार नए नए विकास कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। सभी नगरों में मंडी समितियों की स्थापना की गई है, जिसके लिए एक बड़े क्षेत्र की ज़रूरत होती है। यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए सभी नगरों की सीमाओं में लगे बड़े क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए गए हैं। जब कभी भी एक नई सड़क, शिक्षा प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाई की स्थापना होती है तो इसके लिए हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाती है। ऐसे क्षेत्र नगर की सीमा से लगे होने के कारण उन पर खेती करने या सब्जियां उगाने वाले किसान विस्थापित हो जाते हैं। वर्तमान में करोड़ों टन अनाज का संरक्षण करने के लिए भी सरकार द्वारा बड़े बड़े गोदामों का, जिनमें कि वो अनाज रखा जाता है, निर्माण किया जाने लगा है। और इसके लिए भी काफ़ी भूमि की आवश्यकता होती है और तब उस भूमि पर जो लोग बरसों से रहते आए हैं उन्हें विस्थापित होना पड़ता है। अगला कारण जो आपको मैं बताऊंगी वह है नगरों का विस्तार। नगरों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, नगरीय क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। आमतौर पर नगरों में नई कॉलोनियों का, जो कॉलोनीज बस्ती हैं, उनका निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जो नगर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, क्योंकि वहीं पर भूमि उनको लगता है कि ये उपलब्ध हो सकेगी। बाकी जगह तो पहले से बसे हुए होते हैं, मकान बने हुए होते हैं। स्वाभाविक ऐसे है कि ऐसे ग्रामीणों को अपने गांव को खाली करके किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जो कि नगरों से सटे हुए गांव हैं। भारत के महानगरों में अनेक ऐसी कॉलोनियों का विकास अब तेज़ी से होने लगा है, जिनके लिए हज़ारों हेक्टेयर नई भूमि की ज़रूरत होती है। नगर के बड़े बड़े बिल्डर्स भी ग्रामीण भूमि को खरीदकर उस पर बहुमंजिलीय इमारतों का निर्माण करते हैं और किसानों को उनकी भूमि की अच्छी कीमत भी मिल जाती है। लेकिन उन्हें ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जो विस्थापन का परिणाम होती हैं। गर्ल्स, इसमें मैं आपको एक और कारण भी बताना चाहूँगी जो इसमें मैंने टाइप नहीं किया है, वो रह गया टाइप करने से, और वह कारण है राजनीतिक दशाएं। बहुत प्राचीन काल से ही विस्थापन की समस्या का एक प्रमुख कारण राजनीतिक दशाएं रही हैं। प्राचीन काल में नगर राज्यों के बीच होने वाले युद्ध विस्थापन का एक प्रमुख कारण थे, जबकि आज राष्ट्र राज्यों के बीच युद्ध का विस्तार होने से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को देश के सीमावर्ती अथवा युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों से पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। राजनीतिक आधार पर किसी देश के विभाजन अथवा सीमाओं के पुनः निर्धारण के फलस्वरूप भी कई बार बड़ी संख्या में व्यक्ति विस्थापित हो जाते हैं। और इसका उदाहरण हम सब जानते हैं, 1947 में भारत तथा पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तब बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने भारत में प्रवेश किया। ऐसे लोगों को एक लंबे समय तक शरणार्थियों के रूप में विभाजन की समस्याओं से गुजरना पड़ा। अब मैं आपको विस्थापन के दुष्प्रभाव क्या हैं उन्हें बताना चाहूँगी। तो चलिए, विस्थापन के दुष्प्रभाव। विस्थापन का कारण चाहे जो भी हो, ये अनेक विघटनकारी दशाओं को जन्म देता है और इसके कुछ प्रभाव अल्पकालीन होते हैं तो कुछ प्रभाव इसके दीर्घकालीन भी होते हैं। अब ये कौन से प्रभाव हैं, इन्हें हम समझें और जानें। तो सबसे पहले सामाजिक तथा सामुदायिक विघटन। विस्थापन का सबसे गंभीर प्रभाव प्रभावित लोगों के सामाजिक तथा सामुदायिक विघटन के रूप में सामने आया है। जब किसी गांव अथवा बड़े क्षेत्र की भूमि अधिग्रहित की जाती है तो उस क्षेत्र के संयुक्त परिवार टूट जाते हैं तथा लोगों को छोटे छोटे परिवारों के रूप में किसी नए स्थान पर जाकर बसना पड़ता है और इससे उनके जीवन को नियंत्रित करने वाली नातेदारी व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था औपचारिक हो जाने से लोगों के जीवन में तरह तरह के तनाव बढ़ने लगते हैं। इसी तरह उनके बच्चों की शिक्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जीवन में पड़ोस का कोई तब महत्व
ना रह जाने से विस्थापित लोगों को व्यावसायिक मनोरंजन का ऐसे में सहारा लेना पड़ता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इससे परंपरा, ये जो विस्थापित से जो उत्पन्न समस्याएं हैं वे परंपरागत जीवन के विपरीत होती हैं, वह उससे मेल नहीं खाती हैं। प्रवास से उत्पन्न समस्याएं, विस्थापन का एक और प्रभाव है जो पड़ता है समाज पर दुष्प्रभाव, वह है प्रवास से उत्पन्न समस्याएं। विस्थापन के फलस्वरूप जब एक बड़ी संख्या में लोग नई जगह रहकर बसने लगते हैं तो उनमें नगरों में जाकर बसने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। साधनों की कमी तथा नगर में आवास की समस्या के कारण इनमें से अधिकांश लोग गंदी बस्तियों में जाकर रहने लगते हैं। प्रवास के फलस्वरूप परिवार में स्त्रियों और बच्चों को एक नया पड़ोस मिलता है जिससे वे अक्सर अनुकूलन नहीं कर पाते, क्योंकि लंबे समय पर तक वे दूसरी जगह रहकर आए हैं और वहीं से उन पड़ोस में उनका अनुकूलन, सामंजस्य होता है, तालमेल होता है। नई जगह पर एक स्थान पर आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं होते तो बहुत से परिवारों को बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। उन्हें जहाँ रोजगार मिलता है वहाँ पर वे अपना निवास स्थान परिवर्तित करते हैं, वहाँ मकान लेते हैं। जिन आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं के कारण भूमि के बड़े बड़े हिस्सों को अधिग्रहित किया गया है, उन्हें आजीविका की खोज में अपने मूल निवास स्थान से दूर दूर जाकर बसना पड़ता है। स्वाभाविक है कि ये दशाएं श्रमिकों के शोषण में वृद्धि का कारण बनती हैं और ये एक इसका दुष्प्रभाव है। आर्थिक समस्याएं, आमतौर पर ये समझ लिया जाता है कि विस्थापितों को उनकी भूमि का मुआवजा देकर सरकार या उनके लिए उत्तरदायी एजेंसी अपने दायित्व को पूरा कर चुकी, लेकिन ऐसा नहीं है। विस्थापन से उत्पन्न आर्थिक समस्याएं इतनी अलग अलग हैं कि उनका अनुमान लगाना भी कठिन है। सबसे पहले, यदि विकास कार्य के लिए किसी क्षेत्र की भूमि अधिग्रहित की जाती है तो प्रभावित लोगों को मिलने वाले मुआवजे की राशि इतनी नहीं होती जिसके द्वारा वे अपना कोई स्वतंत्र व्यवसाय नया शुरू करके अपनी आजीविका चला सकें। विस्थापन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव गांव के उस कारीगर वर्ग पर पड़ता है जो किसी नए व्यवसाय के द्वारा आजीविका कमाना चाहता है लेकिन जोखिम नहीं उठा सकता। दूसरी स्थान पर जाने के कारण उन्हें अपने परंपरागत व्यवसाय से संबंधित जो उनका परंपरागत व्यवसाय रहा है, जिसमें उनका विशेषीकरण रहा है, दूसरे स्थान पर उन्हें उस विशेषीकरण का लाभ भी नहीं मिल पाता है। कृषि कार्य में जिन ग्रामीण जीवन जो होता है आत्मनिर्भर होता है, नए स्थान पर श्रमिकों के रूप में उन्हें काम करना पड़ता है और जो उन्हें अरुचिकारक भी लगता है और उनमें तनाव भी उत्पन्न करता है। मैं ये यहाँ बताना चाह रही हूँ कि विस्थापन का ये दुष्प्रभाव है कि जो कि जीवन को उपेक्षित और समस्यापूर्ण बना देता है। मुआवजे का दुरुपयोग, ज़मीन के बदले जो सरकार या दूसरी एजेंसियां धनराशि के रूप में उनकी ज़मीन का कीमत लगाती हैं और मुआवजे के रूप में देती हैं। विभिन्न अध्ययनों ये भी बताते हैं कि सैद्धांतिक रूप से विस्थापित लोगों को अपनी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए एक निर्धारित राशि मिल जाने के बाद भी इस राशि का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करना व्यक्तियों के सामने कठिन समस्या होती है। यदि गांव की भूमि पर संयुक्त परिवार का हक होता है, स्वामित्व होता है, तो जो राशि मुआवजे की होती है वो विभिन्न सदस्यों में बांट दी जाती है और उस राशि का कोई लाभपूर्ण उपयोग करना संभव नहीं रह जाता क्योंकि वो बट जाती है। ये भी सच है कि मुआवजे की जो राशि बंटवारे को लेकर परिवार में कई झगड़े भी होते हैं और कई बार हिंसक घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपराओं की प्रधानता है, मुख्यता के कारण बहुत से व्यक्ति मुआवजे की राशि का उपयोग अनेक अनुत्पादक कार्यों जैसे कर्मकांडों की पूर्ति, तीर्थ यात्रा, विवाह जैसे दायित्वों को पूरा करने के लिए लगाते हैं या बुरी संगत में पड़ जाने से अक्सर ऐसी राशि का उपयोग नशाखोरी या कोई गलत कार्य में करते हैं। स्वाभाविक है कि इन दशाओं के बीच अर्ध विस्थापन पूर्ण विस्थापन में बदल जाता है। विरोधपूर्ण गतिविधियों में वृद्धि,
गत वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, विस्थापन के फलस्वरूप आंदोलनकारी गतिविधियों में वृद्धि होने लगी है। इस तरह के आंदोलन ज़मीन देने के लिए तैयार न होने, अधिक मुआवजे की मांग करने, सरकार की विस्थापन संबंधी नीतियों का विरोध करने, घोषित लक्ष्यों के अनुसार अधिग्रहित भूमि का उपयोग न करने से संबंधित होते हैं। अनेक दशाओं में विस्थापन के विरोध में अनेक राजनीतिक दल भी ग्रामीणों को प्रोत्साहन देते हैं। दुर्बल वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव। भारत में दुर्बल वर्गों के पास पहले ही कृषि भूमि के छोटे छोटे हिस्सों का होना एक प्रमुख समस्या रही है। जब किसी क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण होता है तो गांव के प्रभावशाली जाति समूह किसी न किसी प्रकार आजीविका के दूसरे साधन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर इसका सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनजातियों के जीवन में विस्थापन से सबसे अधिक गंभीर समस्या तब देखी जा सकती है जब इन वर्गों में विस्थापन के फलस्वरूप महिलाओं और बच्चों को भी काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है और उनके सामने, बच्चों और महिलाओं के सामने नैतिकता का खतरा पैदा हो जाता है। इन वर्गों के लोगों को जब गंदी बस्तियों में अपना जीवन यापन करना पड़ता है तो गंदी बस्तियों की समस्याएं भी इनकी समस्याओं को, गंदी बस्तियों में पैदा होने वाली जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं भी इनके जीवन की समस्याओं को बढ़ाती हैं। सामूहिक संपत्तियों से वंचन। विस्थापन का एक प्रमुख परिणाम किसी समूह अथवा समुदाय के जीवन में सामुदायिक संपत्तियों में पृथकता के रूप में देखने को मिलता है। परंपरागत रूप से ग्रामीण जीवन में विभिन्न जो जलाशय होते हैं, प्राकृतिक संपदाएं होती हैं, चारागाह क्षेत्र होते हैं, ये संपत्तियाँ सामुदायिक संपत्तियाँ होती हैं। इनकी जीवन विधि और इन संपत्तियों का जीवन विधि में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विस्थापन के कारण बहुत से व्यक्तियों के पास अपने पालतू पशुओं जैसे गायें, भैंस, भेड़, बकरियां जो वो पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनको रखने का कोई स्थान नहीं मिलता और बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति सामुदायिक संपत्तियों का जो संपत्ति होती है सामुदायिक, उसका उपयोग करने से वंचित हो जाने के कारण अपने प्राकृतिक जीवन से अलग हो जाते हैं और इन दशाओं के बीच कई बार उन्हें भरण पोषण के साधन कम पड़ जाते हैं और वे नई जो दशाएं उन्हें उपलब्ध हैं उनसे अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैंने ये विस्थापन के दुष्प्रभाव बताए। आपको जो अंतिम पॉइंट दिख रहा है राजनीतिक दशाएं, ये विस्थापन के कारणों का अंतिम पॉइंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी विस्थापन के कारणों में बता चुकी हूँ। थैंक यू।